जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, जहां पर पीटी 365 अपडेटेड मैगजीन का पॉलिटी का सेक्शन कंप्लीट कराया गया है। तो जिस भी एस्पिरेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप लोग उस वीडियो पे चले जाइएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आप लोगों का पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर जो होगा, जो रिसेंट में न्यूज में रहा है, वो तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरी मैगजीन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरी मैगजीन को मैं आप लोगों के सामने एमसीक्यू के फॉर्मेट में लेकर के आ रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग पूरे टॉपिक को यहां पर तैयार कर सके। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पूरा सेक्शन है दोस्तों, आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर से यहाँ पर चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संस्कृति का जो पूरा सेक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और देखने का तरीका क्या होगा, मैंने कल की क्लास में आप लोगों से पीटी 365 की इस पूरी मैगजीन को पढ़ने का अप्रोच डिस्कस किया था। देखिए, दो तीन बातें समझिएगा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। पीटी 365 की इससे पहले 6-7 सीरीज और आ चुकी है, जहां पर वो सेक्शन वाइज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी करके अलग अलग सीरीज आती है उन लोगों की। हम लोग उस सीरीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस यहां पर कर रहे हैं पीटी 365 की अपडेटेड मैगजीन, अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2। मैं इन दोनों मैगजीन पर टारगेट करूंगा, क्योंकि ये दोनों मैगजीन एग्जाम से जस्ट पहले आती है, तो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से प्रश्न आने की संभावना अच्छी खासी होती है, और लास्ट टाइम पे आप लोग खुद से इनकी स्टडी नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरी इन सब चीजों को स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा चलो भाई स्टार्ट करते हैं। संस्कृति का पहला टॉपिक यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि चराइदेव मोईदाम की बात कर रहा है। जितने इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं क्लास को, बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं सारे एमसीक्यू आप लोगों को इंग्लिश फॉर्मेट में भी कराने वाला हूँ। चराइदेव मैदान की बात कर रहा है। अब देखो भाई, ये है क्या प्रश्न, तो चराइदेव मैदान पर अगर बनेगा तो प्रश्न सिंपल तौर पर ऐसे बनेगा क्या, कि भारत सरकार ने रिसेंट में, इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि चराइदेव मैदान को हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में 2023 में शामिल करने के लिए नामित कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नॉमिनेट कर रहे हैं। बात समझना, प्रश्न पूछा कि चराइदेव मैदान है क्या। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट होती है, उसमें भारत की तरफ से इसको नॉमिनेट किया जाएगा इस बार में। ठीक है, ताकि इसको वहां पर शामिल किया सके। 4 विकल्प यहां पर दे रहा है, विकल्प बड़े खतरनाक है। पहला विकल्प क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट भारत में प्राचीन कालीन लड़ाई के मैदान है। ठीक है, लड़ाई के मैदान है, जो कि गुलामों को मनोरंजन के उद्देश्य से यहां पर लड़ाया जाता था। सिर्फ टारगेट क्या रहता होगा उस टाइम पे, कि 2 गुलाम बुलाया, चलो तुम लोग लड़ाई करो, हम लोग देखेंगे। आज क्या होता है, आज सड़क पर अगर लड़ाई हो रही हो तो 4 लोग खड़ा करके देख रहे थे, अच्छा ठीक है मारो मारो तुम मारो। तो पहले भी वो काम होता था। हालांकि यहां पर प्रश्न इसकी बात कर रहा है चराइदेव मैदान की, वो यहां पर इसका आंसर नहीं है। फिर क्या होगा भाई, एक बार विकल्प पढ़ लेते सारे। ये मन के बनाने का केंद्र है, जो जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। ठीक है, नाम कैसा आपको लग रहा है, मोईदाम, मैदान, चराइदेव। ठीक है, अगर आप ये नाम ध्यान दोगे तो ये नाम आपका नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड में लग रहा है। ठीक है, देखो यूपीएससी के पेपर में आपको जो आपकी तुक्का लगाने की अप्रोच होती है ना, वो तुक्का लगाने की अप्रोच ऐसे ही डेवलप होती है। आज की क्लास के अंतर्गत स्पेशली आर्ट एंड सेक्शन के पूरे आर्ट एंड कल्चर के पूरे सेक्शन के अंतर्गत हम लोग ना उनके नामों के आधार पर अर्थ गेस करने का प्रयास करेंगे। देखो, संभव है कि आपके आंसर इस आधार पर गलत आए, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में इस अप्रोच को फॉलो करना ही पड़ेगा, और इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए आपको इसकी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाम लग रहा है चराइदेव मैदान, जो कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न नाम लग रहा है, तो यहां पर कह रहा है नॉर्थ वेस्टर्न, ये तो आप गलत काट सकते हो पहली बार में यहां पर। फिर कह रहा है मन के बनाने का केंद्र है, जो कि जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का चूंकि लग रहा है, तो ये तो यहां पर आंसर नहीं होगा। ठीक है, मन के बनाने का केंद्र कहां पर था, गुजरात, हरियाणा, आपका जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो रीजन है, वहां पर ये केंद्र रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। फिर कह रहा है ये अहोम राजवंश नॉर्थ ईस्टर्न पर हम चले गए हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में चले गए हैं। संबंधित कब्रगाह है, अब अहोम ब्यूरियल ग्राउंड्स कंटेनिंग द रिमेन्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी। अहोम राजवंश के जो उन घरानों का जो अवशेष है, उनको यहां पर शामिल किया गया है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा भाई, कि चराइदेव मैदान नाम से चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न लग रहा है, इसका आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे, सी विकल्प। देखो, आपको लग सकता है कि सर ये क्या लॉजिक दे रहे हो, लॉजिक तो बहुत बेकार सा है। ठीक है, ऐसे कौन लॉजिक देता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे लॉजिक क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में आपका जो आपका क्राइटेरिया है ना, उसको आप क्रॉस करके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज के बेसिस पर एग्जाम देने जाते हो ना, आपको कट ऑफ का जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो। एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, क्या जो चराइदेव मैदान है वो है क्या, वो अहोम ब्यूरियल माउंट से ग्राउंड से। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, तो राजवंश की शाही कब्रगाह है ना, शाही कब्रगाह है। यहाँ पर आप देखो, ये शाही कब्रगाह है। ठीक है, लग भी रहा देखने से, इतना शाही बनाया गया है। आम आदमी का कब्रगाह ऐसा तो नहीं है बनता होगा। ठीक है, एक सिंपल सी
बात है। तो ये शाही है कब्रगाह, ठीक है, अहोम डायनेस्टी का है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसका नाम है चराइदेव मोईदाम, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को क्या और पॉइंट देखना है, तो एक बात ध्यान समझना, इसमें ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं। ये जो पूरी संविधान प्रणाली थी, ठीक है, कब्रगाह का जो पूरा सिस्टम था, ये बंद क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, इस प्रणाली के कमजोर होने के 2-3 कारण थे। पहला कारण क्या था कि इस टाइम पर 18वीं सेंचुरी में बहुत से लोगों ने अहोम डायनेस्टी के बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अन्यों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपना लिया था। तो कब्रगाह में कब्रों को, ठीक है, अब वहां पर लिटाना बंद कर दिया गया था, क्योंकि लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन यहां पर कर लिया था। बहुतों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बहुतों ने हिंदू धर्म की जो दाह संस्कार की पद्धति होती है उसको अपने यहां पर शुरू कर लिया था, ठीक है। इस वजह से ये जो पूरा सिस्टम है चराइदेव मैदान का, ये क्या हो चुका है? हिस्ट्री बन चुका है। और ये अहोम डायनेस्टी का शाही कब्रगाह है। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2023 में इसको नॉमिनेट किया जाएगा भारत की तरफ से, ठीक है। इस कारण से पूरा टॉपिक न्यूज में था। बस आप लोग को यहां पर यही पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आप लोग को ये पूरा पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है। मैंने जितना आप लोगों को बता दिया उससे ही प्रश्न बनेगा तो बनेगा। चलो भाई, अगला प्रश्न देखो। जैन धर्म के संदर्भ की बात कर रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो क्या है, ध्यान समझना। एक कह रहा है कि संवेद शिखर जी, आपने नाम सुना होगा इससे पहले। संवेद शिखर जी क्या है भाई, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, संवेद शिखर जी के बारे में अगर आपने पहले पढ़ा होगा, इसका अर्थ होता है सम्मेद शिखर, ठीक है। इसको हम सम्मेद शिखर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, सम्मेद शिखर कहते हैं। इसका मतलब होता है आदरणीय शिखर। हम लोग शिखर के सामने आदरणीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और इसका अर्थ निकल करके आता है कि आदरणीय शिखर जी की यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, शिखर में भी जी लगाया गया है, आगे लगा है सम्मेद। सम्मेद मतलब होता है आदरणीय। तो शिखर को इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। रिस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा होगा? क्योंकि कोई धार्मिक जगह रही होगी। ध्यान देना, धार्मिक जगह ये किसकी है? तो ये 2 लोगों की धार्मिक जगह है, ठीक है। आपको पता है कि इसी शिखर पर, शिखर है कहां पर? जो झारखंड का पारसनाथ जगह है, ठीक है। मैं जब कॉलेज में था धनबाद में, हमारे यहाँ से बहुत नजदीक ही ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के कॉलेज से लोग, मतलब जो स्टूडेंट थे वो यहाँ पर चढ़ाई करने जाते थे, ठीक है। तो पारसनाथ को जो है ना, जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध स्थल है। ध्यान रखना, प्रश्न का जो आगे की स्टेटमेंट है, कह रहा है कि संवेद शिखर जी की पूजा ये केवल शब्द की बात कर रहा है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा भाई कि अगर प्रश्न में केवल, ओनली, ऑल, नहीं ऐसे वर्ड का प्रयोग कर रहा है, सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है कि उस वर्ड को यहां पर क्या करना है? सर्किल मार करना है। अब केवल की बात कर रही है, इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय होगा वो इसकी पूजा नहीं करता होगा। लेकिन ध्यान रखना, गलत है। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जो समुदाय हैं, जो दोनों धर्म समुदाय हैं, वो इसकी पूजा यहां पर करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जब भी आपके प्रश्न में केवल शब्द अगर आए तो उस शब्द पर एक बार रुक करके विचार जरूर करना, बिना विचार किए आगे मत बढ़ना, क्योंकि वो आपके आंसर का मीनिंग जो होता है ना, आपके स्टेटमेंट की जो पूरा अर्थ होता है, उस अर्थ को पूरा चेंज कर देता है। अगर यहाँ पर केवल शब्द नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही होता। भाई श्वेतांबर संप्रदाय वाले पूजा करते हैं, दिगंबर वाले भी करते हैं पूजा, बात खत्म, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ऋषभदेव ने, अच्छा, पारसनाथ का जो संवेद शिखर है, यहाँ पर आपको पता होगा 23वें जो तीर्थंकर थे यहाँ पर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ, 23rd तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के, ठीक है। वो यहाँ पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पारसनाथ रखा गया है। तो ये पूरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना। संवेद शिखर बेहद इंपॉर्टेंट है। झारखंड के पारसनाथ एरिया में ये है। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अगला है ऋषभदेव के संदर्भ में, कह रहा है कि ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ने शत्रुंजय, ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया है। ये बात यहां पर कर रहा है। अब ये पहली बात तो शत्रुंजय पहाड़ी है कहां पर, तो नोट कर लो, शत्रुंजय पहाड़ी आपकी गुजरात में, ठीक है। गुजरात की एक बेहद ही जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है और यहीं पर पहले जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उन्होंने यहां पर क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। ऋषभदेव इज बिलीव्ड टू हैव डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन ऑन द शत्रुंजय हिल्स, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दिलवाड़ा मंदिर जो कि कहां पर है? राजस्थान में है। इससे दिगंबर जैन मंदिरों का एक समूह है। ये दिगंबर जैन मंदिर की यहां पर बात कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो, ये सिर्फ दिगंबर का नहीं है, ध्यान रखना।
जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है जो कि राजस्थान में है, ये दिगंबर नहीं बल्कि ये किसका है, ये श्वेतांबर का है। ध्यान रखना, आप लोग को ये पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि जो दिगंबर राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर है वो श्वेतांबर धर्म का है। चालुक्य के शासनकाल में, चालुक्य डायनेस्टी में क्या हुआ था, इसका निर्माण किया गया था। 11 से 13 सेंचुरी के मध्य में जब चालुक्य डायनेस्टी वहां पर शासन कर रही थी तो उसने ही इसका निर्माण करवाया था। श्वेतांबर का एक बहुत ही प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, द से दिलवाड़ा, द से दिगंबर, ये मैच नहीं करेगा। द से दिलवाड़ा मतलब क्या हुआ, इस श्वेतांबर संप्रदाय का है। इसको आप लोग को ध्यान रखना, संवेद शिखर जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय का है। और आज की क्लास में आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा इस प्रश्न के अंतर्गत। एक आपने देखा संवेद शिखर जी के बारे में, दूसरा देखा शत्रुंजय पहाड़ी के बारे में। इसका आंसर क्लियर होगा, इसका आंसर होगा केवल सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। प्रश्न अब ये उठता है, प्रश्न क्या उठता है भाई, प्रश्न ये उठता है ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। भाई हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, नो स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं। करंट अफेयर्स न्यूज में इसलिए था, मैं आप लोगों को न्यूज का कारण बताता हूं, ध्यान समझना। दरअसल ये दोनों स्थल जो है, संवेद शिखर जो कि पारसनाथ झारखंड में है और शत्रुंजय पहाड़ी जो कि गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के पालीताड़ा में शत्रुंजय पहाड़ी है, ये दोनों जैन धर्म के प्रमुख स्थल है। और इन स्थलों पर बहुत विवाद चल रहा है। विवाद का कारण मैं आप लोग समझने का प्रयास करता हूं, समझना। जो पारसनाथ पहाड़ी है जहां पर संवेद शिखर है, ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी पर संथाल आदिवासी समुदाय जो है वो भी निवास करता है। अब चूंकि संथाल आदिवासी समुदाय जो यहां पर रहता है वो ये कहता है कि पारसनाथ जो पहाड़ी है वो हमारे मरंग बुरु हैं, पहाड़ी देवता है। ठीक है, संथाल समुदाय कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी हमारे मरंग बुरु हैं, पहाड़ी देवता है, हिल हमारे गॉड है। चूंकि वो हमारे भगवान है, वो आदिवासी समुदाय है, तो वो यहां पर क्या करेंगे, वो पशु बलि जैसी धार्मिक अनुष्ठान का यहां पर पालन करेंगे। ये आदिवासी समुदाय हो गया। अच्छा, क्योंकि वो पशु बलि करेंगे तो वो शराब का भी यहां पर भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आदिवासी समुदाय के लिए पारसनाथ पहाड़ी जो कि वहां का उनका पहाड़ी देवता है, उनके लिए मांस चढ़ाना और शराब का सेवन करना एक आदिवासी प्रथा है। लेकिन अब जैन संप्रदाय क्या कहता है, कहता नहीं भाई, पारसनाथ पहाड़ी पर हमारे सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, ध्यान रखना, इस स्थल पर 24 तीर्थंकर में से करीब करीब 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। इसीलिए संवेद शिखर को बहुत आदरणीय स्थान दिया जाता है। यहां पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। अब जैन संप्रदाय कहता है कि भाई हम तो ना तो मांस का सेवन करते हैं और ना तो शराब का सेवन करते हैं, और तुम उसी जगह पर जहां पर हमारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वहां पर सारे कार्य कर रहे हो। तो इस कारण को लेकर के संथालों में और जैन संप्रदाय में बड़ा विवाद चल रहा है। और ये विवाद आज का नहीं है, ब्रिटिश काल में भी ये विवाद चल रहा था। ठीक है, उस समय भी एक प्रिवी काउंसिल बैठाया गया था। उसने कहा था कि प्रिवी काउंसिल ने तो ये कहा था कि संथालों के पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया था, लेकिन अभी से बहुत सारे नियम चेंज किए गए। ठीक है, अभी जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ी के 10 किलोमीटर के रेंज में मांसाहार और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब संथाल कम्युनिटी यहाँ पर विरोध कर रही है, तो ऐसे विरोध लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। सिमिलर एक टाइप का विरोध आपको देखने को मिलेगा कहां पर, आपको देखने को मिलेगा जो गुजरात का एक जगह शत्रुंजय पहाड़ी। ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ी न्यूज में क्या, मैं पहले आप लोगों को बताता हूं। देखो ये क्या ना, एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है, इको सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शंस किए जा रहे हैं। ठीक है, व्यवसायीकरण हो रहा है, माइनिंग हो रही है। इस वजह से इस पूरे रीजन में, इस रीजन पर मतलब उसका जो इको सेंसिटिवनेस है ना, उस पर बहुत नुकसान पहुंच रहा है। इसी बात को लेकर के जैन समुदाय यहाँ पर भी विरोध कर रहा है। ये फेमस क्यों है, तो यहाँ पर जो पहले जैन तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ या ऋषभनाथ जो थे, ठीक है, उनके पैरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संगमरमर की एक नक्काशी पाई गई है, यहाँ पर है। और इसे नक्काशी पर अभी रिसेंट में तोड़-फोड़ की घटना देखने को मिला था। इस कारण से ये भी पूरा टॉपिक क्या है, न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग से डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न यहीं से बन सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसके अलावा देखो कुछ पॉइंट यहां पर और कह रहा है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग समझने के लिए, वो ये है कि ये जो शत्रुंजय पहाड़ी है, ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ी पर पहले तीर्थंकर जो कि आदिनाथ ऋषभनाथ थे, उन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला सरमन दिया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसका यहाँ पर निर्माण किया गया था। तो ये सारी बातें आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न दो प्रकार से बन सकता है। एक तो प्रश्न बन सकता है जैन
धर्म के बेसिक टॉपिक के संदर्भ में, ठीक है, कि कितने तीर्थंकर थे, कौन कौन से तीर्थंकर थे, किसने कहां पर मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है, संवेद तीर्थंकर की भूमिका क्या है। देखो जैन धर्म में तीर्थंकर को भगवान नहीं माना जाता, पहली बात आप लोग ये ध्यान में रखना, ठीक है, इनको हम लोग भगवान नहीं मानते, लेकिन इनको पूजते बहुत ज्यादा हैं, तो इस वजह से ये पूरा टॉपिक न्यूज में है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि शत्रुंजय पहाड़ी जो कि रिसेंट में न्यूज में थी वो कहां पर है, एक तो प्रश्न ये बन सकता है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि शत्रुंजय पहाड़ी, ठीक है, किस धर्म के संदर्भ में एक धार्मिक स्थल है, ठीक है, तो बौद्ध, जैन, हिंदू और ऐसे करके 4 नाम दे देगा और आप लोगों को वहां पर प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। तो प्रश्न के फॉर्मेट के लिए बिल्कुल तैयार रहना। आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आया, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद बेसिक टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखो भाई, अगला टॉपिक है पुराना किला के संदर्भ में। पुराना किला क्या है? पुराना किला दिल्ली में एक बहुत ही प्राचीन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो कि पहले पांडवों की राजधानी थी वो यहीं पर थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब ध्यान रखना भाई, प्रश्न ये बनता है, प्रश्न यहाँ पर यही बन सकता है कि इस पुराना किला का निर्माण किसने कराया था। प्रश्न बेसिक तौर पर अगर बनेगा तो प्रश्न यही बनेगा कि पुराना किला का निर्माण किसने कराया। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में जो हुमायूं था। अच्छा, मुगल जितने सम्राट रहे हैं उनका क्रम बिल्कुल ध्यान में रखना। तरीका क्या याद रखने का? भजसा, भजसा, ठीक है। भजसा क्या है भाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 मुगल सम्राटों का क्रम आप लोग ध्यान में रखना। क्या है ये रहा कि पुराना किला का जो निर्माण है वो 16वीं सेंचुरी में हुमायूं ने करवाया था। हुमायूं ने अपने एक नया शहर दीनपनाह की स्थापना किया था। उसी नए शहर के एक भाग के रूप में पुराना किला का निर्माण कराया गया था। पुराना किला के बारे में अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, प्रश्न यहां पर ये और बन सकता है कि आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल की आईने अकबरी में इस किले के बारे में जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि इसका निर्माण इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर किया गया था जो कि पांडवों की राजधानी उस टाइम पर थी। बात क्लियर? पुराना किला के परिसर में बहुत सारे स्पेशल जगह हैं, उनके नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एक है किला एक कोहना मस्जिद। प्रश्न कई बार बनता है कि किला एक कोहना मस्जिद कहां पर है। ध्यान रखना, पुराना किला के परिसर में इसका निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण कराया किसने था? तो शेर शाह ने करवाया था। इसे शेर शाह ने बनवाया था। यह लोधियों और मुगलों की स्थापत्य कला के बीच का संक्रमणकाली, ठीक है, बफर स्टेज को यहां पर दर्शाता है, ठीक है। तो किला एक कोहना मस्जिद कहां पर है? पुराना किला के अंतर्गत है। पुराना किला जिसका निर्माण हुमायूं ने 16वीं सेंचुरी में कराया था, जिसके बारे में अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा गया है। और इसके साथ ही साथ पुराना किला के अंतर्गत किला एक कोहना मस्जिद है जो कि शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। यहां पर प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगा, पहले हम लोग 1-2 पॉइंट यहां पर और देख लेते हैं। शेर मंडल की बात कर रहा है। शेर मंडल क्या है भाई? शेर मंडल नाम से स्पष्ट है, शेर मंडल का निर्माण कौन करेगा? शेर शाह करेगा। शेर मंडल, शेर शाह, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी शेर मंडल को बाद में हुमायूं ने, ध्यान रखना, इसी को बाद में हुमायूं ने अपना पुस्तकालय बना दिया था, लाइब्रेरी बना दिया था, ठीक है। पता नहीं सर लोग उस टाइम में पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे, लेकिन हुमायूं ने इसे अपना पुस्तकालय बना दिया था, ठीक है। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि इसी इमारत की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुआ था। हुमायूं का जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि इसी इमारत की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। ये बात देखिए यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो आप लोग को 3 पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। एक पुराना किला, फिर किला एक कोहना मस्जिद और फिर शेर मंडल, और इसी शेर मंडल में एक पुस्तकालय हुमायूं द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर आप लोग ध्यान रखना। अब देखो भाई, बावली और हमाम, ठीक है, जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए बावली और हमाम का निर्माण भी यहां पर कराया गया था। इसको भी आप लोग देख सकते हो। लाल दरवाजा और खैरुल मंजिल, ये दोनों भी पुराना किला के ही पार्ट हैं। कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी देख लेना। अब हम लोग आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न का क्या रहा भाई? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पुराना किला। पुराना किला के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया। पहला कह रहा है कि पुराना किला वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर हुमायूं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पॉइंट क्लियर है ना? हुमायूं ने 16वीं सेंचुरी में इसका निर्माण कराया था। तो बिल्कुल ध्यान रखना, प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। अच्छा, शेर मंडल जिसका निर्माण किसने करा था? शेर शाह ने कराया था, वो भी एक पुराना किला में। आपने ये भी पॉइंट देखा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया आप लोग यहाँ पर सही हो गया। अबुल फजल की आईने अकबरी में इसके बारे में जिक्र मिलता है और ये कहा जाता है कि इसका स्थल, इसका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन जो है वो इंद्रप्रस्थ नामक साइट पर कराया गया था। तो तीनों कथन क्या हो गया यहाँ पर आप लोगों के सही हो गए। कितना सिंपल था। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका पूरा टॉपिक तैयार। देखो आर्ट एंड कल्चर को लेकर के ना आप लोग बहुत परेशान रहते हो, मुझे पता है।
आप लोग कहते हो सर आर्ट एंड कल्चर याद नहीं होता है, ज्यादा फोकस मत करो, परेशान मत हो याद करने के लिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि हम दुनिया भर में जितने भी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक सब याद कर डालेंगे, इम्पॉसिबल है। आप करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर का पढ़ करके जाओ, एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा प्रश्न इसी डायमेंशन से बनेगा, इस बात की गारंटी है। अगर कोई प्रश्न नया बनता है तो सबके लिए नया रहेगा, फिर एकदम चिल मार करके आप लोग एग्जाम देना, कोई दिक्कत नहीं करने वाला वहां पर, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक देखते हो भाई क्या कह रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करा, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करा है। क्योंकि मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, वो टॉपिक मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं बन पाया है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को याद करा देता हूं, ठीक है। एक कह रहा है जूना खटिया गांव, जूनागढ़ आप लोगों को याद है, जूनागढ़, ठीक है, वहां की जो वीडियो हमारे ही मतलब हम लोग के चैनल पर एक बार आने वाले थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, रचित राज सर, ठीक है, वो हमारे चैनल पर भी आने वाले थे लाइव, लेकिन उस समय हमारे चैनल पर इतना सिस्टम डेवलप नहीं था तो हम लोग वो उस लाइव सेमिनार को करा नहीं पाए थे। तो जूनागढ़ से याद करो, जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में। जूनागढ़ में जूना खटिया एक विलेज है, ठीक है, इस विलेज में 100 धानों की कतारें यहाँ पर मिली थी। तो जूना खटिया, प्रश्न क्या बनेगा, जूना खटिया गांव रिसेंट में न्यूज में वो किस राज्य में लोकेटेड है, गुजरात। जूनागढ़ याद करो, जूना खटिया गांव। जूना खटिया गांव में मिला क्या है, यहाँ पर बहुत सारी 100 धाने मिली है, कब्रगाह मिले हैं, ठीक है, और क्या मिला है, ब्यूरियल ग्राउंड यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो कि ये जो स्थल है, ये स्थल पूर्व नगरी हड़प्पा काल के बारे में बातों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पूर्व नगरी हड़प्पा काल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पॉइंट यहां पर आप लोग नोट कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। तो जूना खटिया विलेज के संदर्भ में ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, जूना खटिया गांव गुजरात, 100 धानों की कतारें मिली है, और ये पूर्व नगरी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक जगह है, ठीक है। बस इतना पॉइंट, बाकी कुछ आप लोगों को रीड नहीं करना है, आप लोगों का यहाँ पर क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अगला देखो भाई, किलाड़ी गांव की बात कर रहा है, ठीक है, किलाड़ी गांव कहां पर है, प्रश्न पूछेगा। रिसेंट में न्यूज में रहा किलाड़ी गांव किस काल से संबंधित है। 4 विकल्प देगा, कहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर कहेगा मुगल काल, फिर कहेगा गुप्त काल, फिर कहेगा संगम काल। ध्यान रखना संगम काल, ठीक है, संगम काल की अवधि थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक है, ठीक है। इसी बीच में, ठीक है, इसी बीच में किलाड़ी गांव बहुत फेमस है, ठीक है। अभी किलाड़ी गांव है कहां पर, किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। बस इतना याद करना। बैगई नदी, एक और पॉइंट नोट कर लेना, बैगई नदी के तट पर, ठीक है, बैगई नदी के तट पर तमिलनाडु के किलाड़ी जगह पर यहां पर अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप था, और इस संगम काल की बात चल रही है। तो प्रश्न अगर किलाड़ी से बनेगा तो प्रश्न ये बनेगा कि वो किस काल का था, संगम डायनेस्टी का, संगम काल का। संगम काल कब से कब तक थी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 300 बीसी से लेकर के 300 एडी तक की बात यहां पर कर रहा है, और किलाड़ी तमिलनाडु में बैगई नदी के किनारे पर लोकेटेड है। बस इतना पॉइंट यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न बौद्ध मठ परिसर के बारे में कह रहा है, ठीक है। ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस पॉइंट को मैं आप लोगों को स्किप ही करूंगा, ठीक है, एकदम स्किप कर देना आप लोगों को। बौद्ध धर्म के ऊपर ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के ऊपर मैंने 10 से 15 मिनट की एक बेसिक क्लास लिया हुआ है प्री बूस्टर सीरीज के अंतर्गत, वो क्लास आप लोग दे डालना। बौद्ध धर्म में जितने प्रश्न बन सकते हो सारे प्रश्न मैंने उस क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है। मात्र 15 से 20 मिनट की रिवीजन क्लास है वो, और उस 15 से 20 मिनट में मैंने पूरे बौद्ध धर्म को आप लोगों को रिवाइज कराया है, तो इसको आप लोग वहां पर देख सकते हो, ठीक है। अगला देखो भाई, खुजराहो के संदर्भ में कुछ पॉइंट दे रहा है, ठीक है। हम लोग प्रश्न के थ्रू चीजों को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, खुजराहो के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। ध्यान से 3 स्टेटमेंट पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न गलत हो सकता है। देखो भाई, पहला कह रहा है कि द खुजराहो टेम्पल और ऑफ अ नागर स्टाइल, नागर शैली में बना एक मंदिर है, ठीक है, ड्यूरिंग द चंदेल डायनेस्टी की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म पहले स्टेटमेंट में दिया गया। पहला एक टर्म है कि चंदेल वंश, दूसरा नागर शैली। अब कंफ्यूज मत होना आप लोग, कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि इस खुजराहो का निर्माण नागर शैली में चंदेल डायनेस्टी में कराया गया था, ये कथन यहां पर सही है। अगला कह रहा है कि खुजराहो के मंदिरों में हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर शामिल है। इसका आंसर सोचो आप लोग, 2 सेकंड का पॉज लो, सोचो कि इसका आंसर क्या होगा, मैं तो बताऊंगा ही। ध्यान रखना, खुजराहो के मंदिर में बौद्ध धर्म की बात नहीं होती, यहाँ पर हिंदू और जैन के बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। फिर थर्ड कह रहा है कि पैरट लेडी, पैरट लेडी क्या है भाई, यहाँ पर आगे लिख रहा है 12th सेंचुरी आइडल, ठीक है, एक प्रतिमा है जो कि कहाँ पाई गई है, तो इन द म्यूजियम ऑफ खुजराहो में पाई गई है, ठीक है। इन द म्यूजियम ऑफ खुजराहो पाई गई, कि अति यथार्थवाद को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना, मैं इस टर्न पर आऊंगा, पैरट लेडी के कारण से पूरा टॉपिक न्यूज में है, ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले 2 बात ध्यान रखो,
पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट गलत। आंसर क्या हो गया? आप लोग यहाँ पर आंसर बहुत आसानी से टिक कर सकते हो। आपको पैरेट लेडी के बारे में पता होने की आवश्यकता है ही नहीं। पॉइंट क्लियर ना? अब ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में अटेम्प्ट करने रहते हैं। आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया था, आपने पहला स्टेटमेंट सही समझ लिया, ठीक है, दूसरा आपको पता है कि भाई गलत है, और जब आप पहला सही दूसरा गलत करोगे तो थर्ड स्टेटमेंट इसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। छोड़ो ना यार, क्यों उसका लोड लेना है, हम लोग बिना थर्ड स्टेटमेंट के आंसर लेकर के आएंगे। और देखो आंसर यहाँ पर आ रहा है। पॉइंट क्लियर? इसका आंसर क्लियर हो गया। अब देखो पैरेट लेडी के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। देखो पैरेट लेडी है क्या? इसको भी रिसेंट में कनाडा गवर्नमेंट से भारत में लेकर के आया गया है, ठीक है, कनाडा गवर्नमेंट से इसको भारत में लेकर के आया गया है, और भारत में ले आने के पश्चात इसको कहां पे रखा गया है? खजुराहो के म्यूजियम में रखा गया, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कामुक कला के संबंधित मंदिर है, ये कामुक कला के संबंधित मंदिर है, इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। जो खजुराहो मंदिर है वो हिंदू और जैन मंदिर है। इसका निर्माण नागर शैली में चंदेल डायनेस्टी के द्वारा कराया गया था 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य में, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब देखो सप्तकोटेश्वर मंदिर की बात कर रहा है क्या ना? सप्तकोटेश्वर मंदिर कहां पर है? भाई मेरे जैसा अगर विद्यार्थी रहेगा ना तो इसका आंसर कभी सही करेगा ही नहीं। 4 विकल्प देगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गोवा। मैं कहूँगा गोवा में मंदिर भी है क्या? अरे गोवा में एक बहुत फेमस चर्च है, इसके बारे में हमने सुना हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड एक चर्च वहां पर है, हमने उसके बारे में सुना। गोवा में बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, ठीक है, समुद्री तट है, इसके बारे में हमने सुना हुआ है। वहां पर वाटर स्पोर्ट होता है, इसके बारे में सुना हुआ है। वहां पर कोई मंदिर भी है क्या? तो ध्यान रखो भाई, सप्तकोटेश्वर मंदिर जो है वो गोवा में ही लोकेटेड है। शिव का एक मंदिर है, ठीक है, कदम राजवंश के देवता थे सप्तकोटेश्वर, ठीक है। तो ये 2-3 बात ध्यान रखना कि कदम राजवंश के देवता थे, इनका नाम है सप्तकोटेश्वर। ये भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, और ये मंदिर कहां पर है? गोवा में है। इतना ही पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जातर देउल मंदिर, नाम से बेहद स्पष्ट। देखो आर्ट एंड कल्चर में मैंने आप लोगों को नाम की भूमिका बहुत बताई है। नाम पर आप लोगों को ना आंसर टिक करके आना है एग्जाम में। जातर देउल जैसे जो टर्म होते हैं ना, ये आपके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। इन टर्मों का प्रयोग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में किया जाता है। तो जातुर देउल मंदिर जो है ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक टेराकोटा मंदिर जो कि सुंदरवन में लोकेटेड है, भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखना इस मंदिर का जो निर्माण है वो उड़ीसा की नागर शैली के अंतर्गत कराया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना कि जातुर देउल मंदिर वेस्ट बंगाल, शिव को समर्पित मंदिर है, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं देखना, ठीक है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो ओटन थुलाल आर्ट की वहां पर बात कर रहा है, ओटन थुलाल आर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। 3 विकल्प दिया गया है, मैं 3 विकल्पों पर बाद में आऊंगा, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं। देखो मैं टॉपिक इसलिए पहले पढ़ रहा हूं ना आज अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि देखो टॉपिक पढ़ने के बाद भी आपको आंसर टिक करने के लिए बहुत लॉजिकल पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। देखो कैसे समझाता हूं। ओटन थुलाल या थुलाल ये केरल का, कहाँ का है? केरल का। पहला तो पॉइंट नोट कर लो कि ओटन थुलाल या थुलाल जो है वो केरल का एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है, गायन और नृत्य फॉर्म है। ये कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग के लिए प्रसिद्ध है। ये सामाजिक व्यंग करता है, बहुत सारे टॉपिक्स पर सामाजिक व्यंग करके लोगों को जागरूक करने का कार्य करता है। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो कुंचन नामबियार व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने इसका शुरुआत किया था, ये बात ध्यान रखना। फिर कह रहा है कि कथकली और कुटियाट्टम जैसे अधिक जटिल नृत्य के विपरीत यह कला अपनी सादगी के लिए फेमस है, ठीक है। जहां पर कथकली और कुटियाट्टम, ठीक है, एक बहुत जटिल आर्ट फॉर्म है, उसके कंपैरिजन में जो थुलाल है या फिर ओटन थुलाल है वो अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध एक जगह पर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। इसमें किस प्रकार के वाद्य यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं? तो मृदंगम की बात कर रहा है, थोपी मदलम, थाप, जब लोग थाप देते हैं ना, थाप की बात कर रहा है यहाँ पर। तो मृदंगम और थोपी मदलम या फिर झांझ, जो आप लोग देखते होंगे रामचरितमानस जब बैठ के पढ़ा जाता है तो वहां पर झांझ बजाया जाता है, ठीक है। तो झांझ, मृदंगम, थोपी मदलम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग ओटन थुलाल आर्ट फॉर्म में किया जाता है, जो कि केरल का एक आर्ट फॉर्म है और ये बहुत ही सादगी के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत जटिल आर्ट फॉर्म नहीं होते हैं। हमारे सा व्यक्ति क्या करेगा भाई? हमारे सा व्यक्ति जटिल आर्ट फॉर्म कर ही नहीं सकता है, वो बस ऐसे हाथ हिला दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये सादगी के लिए एक आर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। यहाँ पर ये एक पॉइंट था आप लोग का ओटन थुलाल के संदर्भ में, ठीक है। थुलाल के 3 फॉर्मेट होते हैं, बात समझना। लाल के 3 फॉर्मेट होते हैं, एक का नाम होता है ओटन थुलाल, एक होता है सीतांकन थुलाल, एक होता है परायण थुलाल। अब थुलाल पर अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग केरल टिक करके आना है, ज्यादा कुछ सोचना यहाँ पर नहीं है। अब देखो प्रश्न को मैं आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ। प्रश्न में क्या
क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओटनथुलाल आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है इट इज अ रिसाइट एंड अ डांस आर्ट फॉर्म, ये गायक और नृत्य शैली है, ठीक है। कहाँ की? केरल की। किसके लिए फेमस है? सोशल सटायर के लिए, सामाजिक व्यंग के लिए बहुत फेमस है। सोशल सटायर मारते हैं ये लोग, दनादन दनादन, ठीक है। इट इज मार्क्ड बाय द कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म्स, इट इज मार्क्ड बाय द कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म। मैं वही तो आप लोगों को समझा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म जो है इस थुलाल का फेमस नहीं है, ये कोटियट्टम का फेमस है। जो ओटनथुलाल है ये बहुत सादगी भरा आर्ट फॉर्म है, तो ये बात यहां पर आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्या है? सादगी भरा आर्ट फॉर्म है, एक सिंपलर आर्ट फॉर्म है। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, ठीक है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो सिंबल, ठीक है, थाप यंत्र और झाज। अब इसकी अंग्रेजी देख लो भाई, परकशन समथिंग कह रहा है और सिंबल कह रहा है, ठीक है। तो थाप यंत्र और झाज का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करते हैं मृदंगम के साथ में, ये बात ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा भाई? बहुत क्लियर आंसर हो गया ना आप लोगों का, पता चल गया। पहला सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। और प्रश्न क्या पूछा है कि ये भूलना मत भाई, ये अगर भूल गए ना तो एग्जाम में पाप पड़ेगा। नहीं शब्द, प्रश्न साफ तौर पर लिखा कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखो, नॉट करेक्ट मतलब क्या होगा इसका आंसर? केवल 2 विकल्प यहां पर इसका आंसर सही होगा। पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? बातें समझ में आ रही है ना? आई होप कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। अगला मोहिनीअट्टम की बात कर रहा है। मोहिनीअट्टम क्या है? वो देखो, मोहिनीअट्टम के कलाकार थे कनक रेले, उनका भी रिसेंट में निधन हो गया, इस कारण से टॉपिक न्यूज में है। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय क्लासिकल डांस फॉर्म है। देखो भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म थे, कौन कौन से भाई? तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है क्या? जो मोहिनीअट्टम है ये महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में मोहिनी अवतार धारण करके इस डांस फॉर्म को किया जाता है। एकल नृत्य शैली है, इस बात को ध्यान में रखना। इसे परंपरागत रूप से महिला कलाकार के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रश्न यहाँ पर 2-3 बन सकता है। मोहिनीअट्टम क्या है? कहाँ की है? तो केरल की एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, महिलाएं प्रस्तुत करती हैं, एकल नृत्य शैली है, एकल आर्ट फॉर्म है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। 80 को पक्का खिलौना, मैंने सारे भारत के इंपॉर्टेंट टॉयज पर 15 मिनट का एक समरी वीडियो बनाया है, रिवीजन वीडियो बनाया है, प्री बूस्टर सीरीज में वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। 80 को पक्का खिलौना जो है वो आंध्र प्रदेश का खिलौना है। अभी इसके कलाकार है सीवी राजू, उनको पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया गया है, इस कारण से टॉपिक न्यूज में था, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। 80 को पक्का खिलौने को ध्यान रखना। और सारे टॉयज पर मैंने प्री बूस्टर सीरीज के अंतर्गत 10 मिनट का एक बूस्टर सीरीज बनाया हुआ है, तो बूस्टर डोज है आप लोगों के लिए, ठीक है। बूस्टर डोज ले लेना एग्जाम से पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बूस्टर डोज अगर 2-3 बार ले लोगे सबसे बेस्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है 2-3 बार बूस्टर डोज तो ले लेना, ठीक है। तो आराम से आप लोग मैं आप लोगों को बूस्टर डोज प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो भाई, पॉइंट क्लियर। अब हम लोग पर्सनालिटीज के टॉपिक में आते हैं, घुसते हैं यहाँ पर। पर्सनालिटीज का टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न यहां से भी बन करके आते हैं। पहला टॉपिक है महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। अब ये कौन है भाई? पता तो आप लोगों को होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरे हिस्ट्री। देखो, जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, अभी उनकी रिसेंट में 200वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? 200th जयंती, बर्थडे इनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। अब यार देखो, कोई दिल पर मत लेना, बर्थडे बोल रहा हूँ तो जयंती 200वीं यहाँ पर मनाई गई है, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा न्यूज में है। अच्छा, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम बोले थे। शुद्धि आंदोलन को इन्होंने शुरुआत किया था। शुद्धि आंदोलन था क्या? तो निचले तबके के वे लोग जो धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस से अपने घर, अपने धर्म में ले आने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। आज के जो हमारे यूपी के एक महाराजा जी है ना, ठीक है, हमारे जो सीएम साहब है, ठीक है, ऐसी आइडियोलॉजी इनकी भी थी। कहते भाई शुद्धि आंदोलन बेहद जरूरी है। जो भी निचले तबका का व्यक्ति अगर किसी कारणवश धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको वापस अपने धर्म में लेकर के आएंगे, यही है शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। तो शुद्धि मूवमेंट किसने शुरू किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न बन सकता है। यहां पर प्रश्न दिया गया है, हम लोग पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आंसर देख लेंगे इसका। क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी चीज यहां पर दी गई है? पहला स्टेटमेंट शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट की बात कर रहा है। फिर सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक बेहद शानदार किताब है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा है। थर्ड कह रहा है सोम प्रकाश। अब ये 3 चीजें यहां पर दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दयानंद सरस्वती से संबंधित है? शुद्धि मूवमेंट तो है, ये भी हमने देखा। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बुक है, ये भी है। सोम प्रकाश नहीं है, सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर था।
जिसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, बता भाई, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, मैं तो सब बता ही दूंगा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को एमसीक्यू के साथ साथ जितने अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं वो सारे भी कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। तो वीडियो कम से कम लाइक तो जरूर करना और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना कि क्लास आप लोग को लग कैसी रही है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर यही है कि आप लोग मुझे फीडबैक दो। बाकी तो आप लोग को ठीक चल ही रहा है, मुझे पता है। अगर आप लोग क्लास कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का करंट अफेयर्स यहाँ पर तैयार होगा, ये गारंटी है। अब देखो सोम प्रकाश, एक मैं आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका आप लोग आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये किसकी न्यूज़पेपर था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। इसका आंसर तो क्लियर हो गया, एक और दो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर पॉइंट क्लियर है। अब देखो हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। इन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखा था 1875 में, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, ये ना कुछ कॉन्सेप्ट के बड़े समर्थक और विरोधी थे, ध्यान दो। ये अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के विरोधी थे, ठीक है। और ये कहते थे कि सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा का समर्थन इन्होंने किया। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती उस टाइम पर सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, अनटचेबिलिटी का विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की और लोटो नहीं लॉटो, वेदों की और लॉटो का नारा भी इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस टाइम पर दिया हुआ था। पॉइंट क्लियर है। ये महिलाओं की शिक्षा, वुमेन इंपावरमेंट के बेहद समर्थक थे, चाइल्ड मैरिज के बेहद अगेंस्ट थे। ये सारी बातें ध्यान रखना, जितने हिंदू धर्म में कर्मकांड होते हैं ना, इन कर्मकांडों का इन्होंने बेहद शानदार तरीके से विरोध किया था। विरोध क्या करते थे, कहते थे कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, पशु बलि, ऐसे कर्मकांडों को छोड़ो यार, तुम लोग किस कर्मकांड में उलझे हुए हो। और इन्हीं कर्मकांडों में उलझने के कारण से क्या हो रहा है कि एक अंग्रेज आकर के, विदेशी आकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने हिंदू धर्म को लेकर के बहुत सारे प्रयास किया था, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। और इन्होंने वुमेन इंपावरमेंट का समर्थन किया, चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। बाद में इन्होंने एक परोपकारिणी सभा का भी निर्माण किया था, आर्य समाज की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ये सारी बातें ध्यान रखना। इसके अलावा इनके नाम पर ही दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी कॉलेज की स्थापना किया गया है। और जो डीएवी कॉलेज अभी वर्तमान में भी एग्जिस्ट करते हैं, पहला डीएवी कॉलेज जो था वो कहां पर बनाया गया था, लाहौर में बनाया गया था, ठीक है। जो दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज है सबसे पहले लाहौर में बनाया गया था। इस पॉइंट को आप लोग यहां पर नोट कर सकते हो, ठीक है। इस स्कूल के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ वेदों की भी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, ऐसा उस टाइम पे इसका प्रोविजन था। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती चल रही है, इस कारण से पूरा टॉपिक क्या है, न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। अब अगला देखो भाई, गोस्वामी तुलसीदास की बात कर। तुलसीदास की बाबा की तो कुछ कहने नहीं, बाबा तुलसीदास ने जितनी शानदार तरीके से रामचरितमानस को लिखा है, अवधी भाषा में लिखा था। एक प्रश्न बनता है सीसेट में, यूपीपीसीएस के सीसेट में ये प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है, अवधी भाषा में किया गया, ठीक है। 16वीं सेंचुरी में किया गया है। जो बाबा तुलसीदास थे वो सम्राट अकबर के समकालीन थे। तो उस टाइम पर चल क्या रहा था, हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारे प्रयास चल रहे थे, भारत के खिलाफ बहुत सारे प्रयास चल रहे थे, ठीक है। मुगल आ रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। तो उस टाइम पर एक व्यक्ति, एक बाबा तुलसीदास, उन्होंने ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस का ग्रंथ, ठीक है। और उस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत को झकझोर दिया था, ठीक है। तो इनकी बड़ी शानदार भूमिका रही है। रामचरितमानस को उन्होंने 7 कांड में लिखा हुआ है, आप लोग रामचरितमानस को पढ़ सकते हो। रिसेंट में देखो, एक बात समझना, रामचरितमानस को लेकर के ना लगातार विवाद बनते रहते हैं, ठीक है। विवाद बनने का कारण ये कि वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है इन लोगों ने, बाकी कुछ है नहीं। रामचरितमानस में जो कैरेक्टर है, ठीक है, अगर आप इसको एक धार्मिक ग्रंथ नहीं भी मानते हो, ठीक है, हालांकि मैं तो धार्मिक ग्रंथ मानता हूं, लेकिन अगर आप धार्मिक ग्रंथ नहीं भी मानते हो तब भी आपको कहानी पढ़नी चाहिए। कितने शानदार तरीके से मात्राओं का प्रयोग किया है, कितना शानदार तरीके से उसमें मैथ का प्रयोग किया गया है। उन्होंने पूरे भारत का नॉर्थ टू साउथ कैसे लिखा है कि भाई कोई व्यक्ति ने ट्रैवल किया होगा तभी तो उसने लिखा होगा कि इस जगह के बाद ये जगह पड़ेगा, इस जगह के बाद ये जगह पड़ेगा, फिर हम श्रीलंका पहुंचेंगे, पुल बनाना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखा होगा। तो बड़ी शानदार तरीके से इसको लिखा गया है, आप लोग इसको रीड करना, ठीक है। एक कहानी के तौर पर रीड कर सकते हो। बाकी चलो देखो, इस टॉपिक में बस ये देखना था कि गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो सम्राट अकबर के समकालीन थे, ठीक है। सम्राट अकबर के समकालीन थे। प्रश्न कई बार यूपीएससी वाले ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास किसके किसके समकालीन थे, और 4 विकल्प दे देगा। तो सम्राट अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, रानी वेल्लू नचियार, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। रानी वेल्लू नचियार क्या है भाई, तमिल में इसका अर्थ होता है वीरमंगई का, ठीक है, बहादुर महिला, ठीक है। और जो रानी वेल्लू नचियार थी वो एक वीरमंगई की इनको उपाधि दिया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका बनी थी, ठीक है, पहली शासिका थी। इस बात को भी यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। लाइट भी चला गया, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं क्लास आप लोग कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग क्लास दिख रहा है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है।
अब देखो भाई, अच्छा 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ रानी वेल्लू नाचियार जो थी, जिन्होंने गठबंधन किया था और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। तो ये नाम ध्यान रखना कि रानी वेल्लू नाचियार ने हैदर अली के साथ क्या किया था, गठबंधन बनाया था। ठीक है, वीर मंगई की इनको उपाधि दिया गया था। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीर नारायण सिंह को भी आप लोग छोड़ सकते हो, हालांकि बस ये ध्यान रखना कि वीर नारायण सिंह के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो, अच्छा ये भी टॉपिक आप लोग यहाँ पर स्किप कर दो, इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ खास। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की यहाँ पर बात कर रहा है और इसके संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न बेहद क्लियर है, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है वो आर्टिकल 49 के अंतर्गत कानूनी संवैधानिक संरचना में प्रदान किया गया है। ठीक है, देखो मैंने जो गलती की वो गलती आप एग्जाम में मत करना। अब मैंने क्या गलती की इस प्रश्न को पढ़ने में, मैंने प्रश्न को जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं आप लोगों के सामने। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न में कुछ गलतियां हैं, अभी मैं गलतियां बताता हूं है क्या। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 49 डीपीएसपी की बात करता है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ये बात कहा गया है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स होंगे भारत के अंदर उनको हम प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 49 डीपीएसपी कानूनी संरचना संवैधानिक संरचना की यहाँ पर बात करता है, सही बात है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हुआ, सही हो गया। ये कह रहा है कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाया गया, सही बात है। फिर कह रहा है कि अधिकांश मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भारत के केवल 5 राज्यों में, भारत में करीब 60% जो एमएनआईज है, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, वो 5 राज्यों में लोकेटेड है। ये बात भी यहाँ पर सही, तीनों स्टेटमेंट सही हो गया। अब प्रश्न पूछा तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया। आंसर यहाँ पर नहीं दिया, आंसर थोड़ा सा ऑप्शन गलत कर दिया है, लेकिन तीनों स्टेटमेंट सही है। मैं तीनों स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ कैसे सही है। देखो कह रहा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो इनको आर्टिकल 49 के अंतर्गत क्या किया, कानूनी और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एमएनआईज का प्रबंधन कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करता है। एक पॉइंट यहाँ पर ये देखो। अगला देखो, कह रहा कि 100 मीटर के दायरे में जितने भी कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटीज होगी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, सही बात है। फिर कह रहा है, ठीक है, कि 60% से अधिक एमएनआई जो है वो केवल 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नाम याद करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ठीक है, 60% से अधिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो केवल 5 राज्यों में लोकेटेड है। 100 मीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगाया गया आर्टिकल 49 डीपीएसपी के संदर्भ में, जो कि मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण की बात करता है। 3 पॉइंट क्लियर, 3 से क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो, रूट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें कहां पर है, इसकी बात यहां पर कर रहा है। ठीक है, कहां से, अगर मानो ऐसे प्रश्न बनता है ना मेंस एग्जाम में, मैं से बस प्रश्न बनता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज की शुरुआत कहां से हुई, तो आपको ये एग्जांपल्स वहां पर कोट करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक है उत्तर मेरेरू शिलालेख की बात कर रहे हैं। उत्तर मेरेरू शिलालेख है क्या भाई, तो परांतक चोल प्रथम के कार्यकाल में इसका निर्माण कराया गया था। ध्यान रखना कि उत्तर मेरेरू शिलालेख जो है वो चोल डायनेस्टी के संदर्भ में है। इस शिलालेख के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर हम आम सभाओं का गठन करते तो उन आम सभा में गठन वाला व्यक्ति जो होगा उसके लिए क्या क्या मानदंड होंगे, क्या क्या क्राइटेरियाज होगा, कब उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा, ये सारी बातें उत्तर मेरेरू शिलालेख में लिखी गई है, जो कि चोल डायनेस्टी के संदर्भ में है। तो यहां से भारत की लोकतंत्र डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहां से आती हैं। क्या कह रहा है, योग्यता की शर्त देखो, कह रहा कि यदि निर्वाचित मेंबर, यदि इलेक्टेड मेंबर जो है वो कदाचार का दोषी पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कुछ बातें क्लियर हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसी ही बातें लिखी हुई है, तो उसे भविष्य में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बातें यहां पर लिखा है। तो उस टाइम पर कितनी एथिकल वैल्यूज हमारे पास थी, हमारे राजनीति का कितना अच्छा स्तर रहा होगा। ठीक है, कदाचार कृत्य में रिश्वत लेना और दूसरों की संपत्ति को गबन करना, ये सारी बातें शामिल है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको हम मेंबर ऑफ जो डेमोक्रेटिक अलायंस होगा, ठीक है, जो भी एक संगठन होगा, उससे लोग बाहर निकाल देंगे। ऐसा उत्तर मेरेरू शिलालेख के अंतर्गत ये मानदंड, ये क्राइटेरिया वहां पर दिया गया है। उत्तर मेरेरू शिलालेख चोल डायनेस्टी के संदर्भ में है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अनुभव मंडप। यहां पर भी भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज देखने को मिलती है। कैसे भाई,
भगवान बसवेश्वर, बसवेश्वर का नाम सुना होगा लिंगायत डायनेस्टिक संदर्भ में, ठीक है, लिंगायत डायनेस्टिक संदर्भ में आपने भगवान बसवेश्वर का नाम सुना होगा, बसवन्ना का नाम सुना होगा, उन्हीं की आप बात करिए, बहुत फेमस कवि थे 12th सेंचुरी के, ठीक है। तो प्रश्न 2 बात ध्यान रखना, भगवान बसवेश्वर जो है वो 12th सेंचुरी के एक महान कवि थे, किस राज्य में, कर्नाटक राज्य के थे वो, ठीक है, लिंगायत आंदोलन के सपोर्टर थे, ठीक है, और इन्होंने बसव पुराण की रचना किया था, इन्होंने वचन की रचना किया था, ये वचन उनका एक साहित्य है, ठीक है, उनका एक लिटरेचर है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, बसव पुराण ध्यान रखना, और इनके द्वारा ही अनुभव मंडप का निर्माण कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने एक भाषण में अनुभव मंडप का जिक्र किया था, अभी रिसेंट में उन्होंने कई बार भाषण दिया था, तो उन्होंने इस अनुभव मंडप का जिक्र किया था, उन्होंने बताया था कि भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहां से आती है, इसीलिए टॉपिक न्यूज में ध्यान रखो। कहते हैं क्या है कि अनुभव मंडप जो है ना वो पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पहली पार्लियामेंट मानी जाती है, इसको पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पहली पार्लियामेंट में से एक है अनुभव मंडप, जो कि भगवान बसवेश्वर द्वारा निर्माण कराया गया था। भगवान बसवेश्वर जो थे वो इसके प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब थे। पॉइंट क्लियर है। वर्तमान पार्लियामेंट जो रिसेंट की भारत की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में और अनुभव मंडप में अंतर बस इतना था कि अनुभव मंडप के मेंबरों को लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि मंडप के जो उच्च अधिकारी थे वही इनको इलेक्ट नॉमिनेट करते थे, बस यही डिफरेंस था। लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज यहां पर भी कूट के भरी हुई थी। तो भारत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज के 2 एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है उत्तर मेरुरु शिलालेख जो कि चोल डायनेस्टिक संदर्भ में है, और एक देखने को मिलता है भगवान बसवन्ना या बसवेश्वर का अनुभव मंडप। 2 पॉइंट ध्यान रखना, बेहद एग्जांपल है, प्रश्न यहीं से बनकर क्या आएगा, देखो प्रश्न कैसा बनेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनुभव मंडप की यहां पर बात कर रहा है, ठीक है, अनुभव मंडप जो भी यहाँ पर है उसकी यहाँ पर बात कर रहा है। 3 स्टेटमेंट दिया कह रहा है कि इट वाज अ डेमोक्रेटिक असेंबली ऑफ अ पीपल इन द इंडिया ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। कई बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर कह रहा है कि दे द मेंबर ऑफ द मंडप वर इलेक्टेड फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, निचले तबकों के से इनका चुनाव किया जाता था, ऐसी बात यहाँ पर लिखी है। तो ये बात आपको पता है भाई, निचले तबके के लोग थोड़ी चुनते थे। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उच्च अधिकारी जो होता है वही नॉमिनेट करता था। रिसेंट की पार्लियामेंट में और अनुभव मंडप में डिफरेंस यही था कि अनुभव मंडप में जो उस टाइम के हायर अथॉरिटी के अधिकारी ऑफिसर्स होते थे वही इनको यहाँ पे नॉमिनेट करते थे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है कि संत सेंट बसवेश्वर वाज रिलेटेड टू द अनुभव मंडप एंड प्लेड सिग्निफिकेंट पार्ट इन इट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर थे भाई, तो सिग्निफिकेंट पार्ट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे ही निभाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, पहला सही। इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, सही पूछा था तो आंसर में यहाँ पर हमने सही टिक कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न काकतीय डायनेस्टी संदर्भ में है, ठीक है। काकतीय डायनेस्टी संदर्भ में प्रश्न दिया गया है, 3 स्टेटमेंट है। मैं आप लोगों को पहले प्रश्न का आंसर बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द सोसाइटी इन द काकतीय किंगडम वाज मैट्रियार्कल इन द नेचर। पैट्रियार्कल नहीं था, मैट्रियार्कल था, मात्र सत्तात्मक था। इसकी बात यहां पर कर रहा है, ये तो कथन गलत है। काकतीय जो थे वो पितृसत्तात्मक एक समाज था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड कह रहा है कि वारंगल फोर्ट, वारंगल किले का जो निर्माण है वो क्वीन रुद्रमा देवी के द्वारा कराया गया था। रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय डायनेस्टी की बहुत ही फेमस महिला शासक थी, ध्यान रखना। लेकिन वारंगल किले का निर्माण उनकी द्वारा नहीं कराया गया था, वहां पर एक गणपति राजा गणपति थे, उनकी द्वारा उसका निर्माण कराया गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड क्या कह रहा है, द डायनेस्टी इज रिनोड फॉर द बिल्डिंग अ सिस्टम ऑफ द वाटर स्टोरेज टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग एंड द इरिगेशन। काकतीय डायनेस्टी जो थी वो वाटर मैनेजमेंट के लिए बेहद फेमस थी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टैंकों का, इरिगेशन सिस्टम्स का कंस्ट्रक्शंस कराया था, ये बात सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, वो सही हो गया। आंसर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है केवल, तो आंसर क्या हो गया, केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आप लोग का यहाँ पर सही है। पॉइंट क्लियर। अब काकतीय के बारे में अगर आप बताओ तो बेसिक पॉइंट दे सकते हो। 12th से 14th सेंचुरी में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान रीजन है वहां पर काकतीय डायनेस्टी थी, ठीक है। इन्होंने तालाबों, नहरों, जलाशयों का निर्माण कराया था। पॉइंट क्लियर आप लोगों का यहाँ पर। अब देखो कुछ मुख्य शासकों की बात कर रहा है, आप ध्यान दो रानी रुद्रमा देवी पर। रानी रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय डायनेस्टी की बहुत फेमस महिला शासक थी। ये प्रश्न बन सकता है कि काकतीय जो रानी रुद्रमा देवी है वो किस डायनेस्टी के संदर्भ में है, ठीक है। तो रानी रुद्रमा देवी काकतीय डायनेस्टी की थी, ठीक है। पॉइंट क्लियर। पहले स्वतंत्र शासक कौन थे, रुद्रदेव, ठीक है। पहले स्वतंत्र कौन थे, रुद्रदेव थे। ये बात में आप लोगों को ध्यान रखना। इसकी राजधानी थी वारंगल और यहीं पर जो फोर्ट का निर्माण था वो गणपति देव के द्वारा कराया गया था। मोटूपल्ली इसका एक प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह था, ट्रेड पोर्ट था। इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना। रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर यहाँ पर बनाए गए थे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। पॉइंट क्लियर। और जो समाज था वो क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था यहाँ पर, ठीक है।
पितृ सत्तात्मक समाज था। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पॉइंट करा दिया। अगला देखो मकर संक्रांति की बात करा कि मकर संक्रांति के विभिन्न नाम क्या क्या होते हैं। नाम आप लोगों को पता है, याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना पता है पता, जितना नहीं पता छोड़ दो, ठीक है। इसको याद नहीं करना, परेशान मत होना, ठीक है। देखो अब ये देखो, ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, मैं आप लोग याद कराता हूँ। देखो कैसे याद करना है। पहले अगर गंगा सागर फेस्टिवल की बात करें, गंगा सागर मेला की बात करें, गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? वेस्ट बंगाल में लगता है, जहाँ पर गंगा बंगाली खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर गंगा सागर आइलैंड बनता है पूरे भारत में संगम के बाद, ठीक है, जो प्रयागराज का संगम होता है, ठीक है। कुंभ के मेले के बाद, मतलब कुंभ के मेले के बाद सेकंड सबसे ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं गंगा सागर मेला में, ठीक है। मकर संक्रांति पर, ठीक है, यहाँ पर श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? वेस्ट बंगाल में लगता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो गान नगाई उत्सव, तो ये मणिपुर का एक त्यौहार है, ठीक है। गान नगाई उत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। जेलियानग्रोंग जो समुदाय इसको मनाता है, जेलियानग्रोंग समुदाय में देखो कौन कौन सी आती है? तीन नगाई यहाँ पर आती हैं, ठीक है। रोंग में ही, लियांग में ही और जे में। आप याद यहाँ पर करो कि गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर का एक फेस्टिवल है। नागा डायनेस्टी, नागा समुदाय या जेलियानग्रोंग समुदाय इसको मनाता है। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही याद करना है, कंफ्यूज मत होना, इतना ही याद करना है, बेस्ट है, ठीक है। अब देखो परशुराम कुंड महोत्सव की बात कर रहा है, ठीक है। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, सही बात है, इतना याद रखना। बस यहाँ पर परशुराम जो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे वो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, ठीक है। तो जो परशुराम कुंड है वो लोहित नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर रुद्राक्षों के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। रुद्राक्षों के वृक्ष से ये पूरा परशुराम कुंड घिरा हुआ है, ठीक है। तो परशुराम कुंड कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना। जोनबिल मेला कहाँ का है? जोनबिल मेला असम का है, ठीक है। बिल एक आइलैंड का है था वहाँ पर, ठीक है। तो जोनबिल मेला असम का है। यहाँ पर जब माघ बिहू हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बिहू फेस्टिवल असम का होता है, तो बिहू फेस्टिवल के समय इस जोनबिल मेला को आयोजित किया जाता है। भारत में वस्तु विनिमय, ठीक है, बार्टर सिस्टम का बेस्ड जो कल्चर है बार्टर सिस्टम का, उसको सहेजने वाला भारत का एकमात्र फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो जोन बिल मेला में बार्टर सिस्टम पर कार्य किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली पर यहाँ पर कार्य किया जाता है। इस बात को आप लोग नोट करते हो, ठीक है। सियांग यूनिंग, सियांग यूनिंग मतलब क्या है? ये आदि समुदाय के द्वारा, आदि समुदाय क्या है भाई? आदि समुदाय एक जनजातीय समूह है, ठीक है, जो कि कहाँ पर था? अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का एक तरह का नाम है सियांग यूनिंग, ठीक है, सियांग यूनिंग, ठीक है। अट्टकुल पोंगल, ठीक है, अट्टकुल पोंगल कहाँ का भाई? तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा उत्सव है जहाँ जिसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं इकट्ठा होती हैं, सर्वाधिक संख्या में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होती है। और यहाँ पर हम लोग एक वो बनाते हैं मीठा पायसम। जो महिलाएं होती है ना वो मीठा पायसम बनाती है। मीठा पायसम में चावल, गुड़, नारियल, केले और इनका हलवा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर क्या 4 फेस्टिवल बताया आपने, दिमाग घूम गया, ठीक है, मेरा भी घूम गया था बताते बताते, लेकिन समझो मैं याद कराता हूँ आप लोगों को। गंगा सागर मेला कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। गान नगाई उत्सव मणिपुर, ध्यान रखना, परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश, जोन बिल असम और सियांग यूनिंग फिर से अरुणाचल प्रदेश, और पट्टकुल ओंगल आप लोगों का त्रिवेंद्रपुरम के पास है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनेगा तो बनेगा। इससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है आज। सेकंड होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं। पहला होमवर्क प्रश्न था सोम प्रकाश किसका न्यूज़पेपर है, इसका संचालन कौन करता था, ठीक है। और थर्ड कह रहा हूं आप लोगों को, सेकंड प्रश्न कह रहा हूं, एक तरफ फेस्टिवल एक तरफ स्टेट और मैच द कॉलम में क्या देगा, बताओ इनमें से कौन कौन सा पेयर सही सुमेलित है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग क्या करना है? कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। 2 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पद्म पुरस्कार पर एक टॉपिक और यहाँ पर है, मैं पद्म पुरस्कार आप लोगों को पढ़ा देता हूँ फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको, ठीक है। देखो पद्म पुरस्कार देता कौन है? राष्ट्रपति। पहली बात, पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति देता है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गया, 1 मिनट, ठीक है, मेरा पेन जवाब दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बस एक बार टॉपिक क्लियर कराया था। देखो पद्म पुरस्कार के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हम लोग ना सिर्फ बिना प्रश्न को, बिना आंसर देखे, बिना टॉपिक देखे हम लोग प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे? पहला कह रहा है कि ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों या विषयों में उपलब्धियों को मान्यता देते हैं जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। मैंने आप लोगों से क्या कहा था, अगर सभी टर्म आए तो बस सोचना जरूर। देखो यहाँ पर सभी टर्म आया हुआ है, सभी क्षेत्रों या विषयों में, तो सही बात है।
सार्वजनिक सेवा के जितने भी सभी क्षेत्र होंगे उन सभी में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ये कहते हैं यहाँ पर क्या है, सत्य है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों का। सेकंड कह रहा है कि इन्हें अब तक केवल एक बार स्थगित किया। केवल टर्म फिर से आ गया, मैंने क्या कहा था, केवल अगर आया तो सोच लेना। अब केवल एक बार स्थगित किया गया होगा, ये बात गलत है। अगर मुझे सोचना हो तो मैं ये सोचूंगा यार इतने सारे युद्धों में भारत ने पार्टिसिपेट किया है, हो सकता हो उस टाइम पर इसको स्थगित किया गया हो। ठीक है, हालांकि युद्धों के टाइम पर स्थगित नहीं किया गया था, लेकिन स्थगित 5-6 बार इसको किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, 5-6 बार पद्म पुरस्कारों को स्थगित किया गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर कह रहा कि पुरस्कार विजेताओं का चयन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति करती है। सही बात है, पद्म पुरस्कार समिति जो होती है वो इसको यहाँ पर विजेताओं का चयन करती है। कथन सही, तो पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही, दूसरा कथन यहाँ पर क्या है वो गलत है। इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3 विकल्प यहाँ पर आप लोगों के सही हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण जो होता है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीनों में डिफरेंस समझना, असाधारण, उच्च स्तर और विशिष्ट, यही डिफरेंस है पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये कि पद्म पुरस्कार किसी टाइटल या उपाधि के सूचक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम के आगे लिखा दोगे कि पद्म पुरस्कार विजेता फलाना फलाना फलाना। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो किस फंडामेंटल राइट में, ये भी बात आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस फंडामेंटल राइट में बात बताया गया है कि पद्म पुरस्कारों को टाइटल के तौर पर उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ करके कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पद्म पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता है, ये बात भी लिखा गया है। आप यहाँ पर स्व नामांकन भी कर सकते हो। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको ध्यान रखना। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है। ठीक, इसमें कोई भी नकद राशि यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का एक टॉपिक था। अच्छा, अगला एक टॉपिक यहाँ पर कह रहा है परमवीर चक्र के संदर्भ में। ठीक है, ये भी टॉपिक देख लो भाई, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। अभी रिसेंट में क्या हुआ ना, परमवीर हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी के दिन क्या करते हैं हम लोग, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन परमवीर चक्र से विजेता 21 जो व्यक्ति थे, उन 21 व्यक्तियों के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड का नाम उनके नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा कि परमवीर चक्र किसको दिया जाता है। तो परमवीर चक्र ध्यान रखना आप लोग, भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक पुरस्कार है ये। ठीक, और अभी रिसेंट में इसके 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड का नाम यहाँ पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पुरस्कार के अंदर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें इंद्र के व्रज की, ठीक है देखो यहाँ पर इंद्र के व्रज की 4 प्रतिकृतियां बनाई गई हैं जो कि शिवाजी की तलवारों से यहाँ पर घिरी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की जयंती के, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ आप लोग का ये पूरा टॉपिक जो यहाँ पर वो खत्म होता है। ठीक है, देखो 3 टॉपिक यहाँ पर और है। युवा संगम पोर्टल क्या है, भारत सरकार की एक पहल है। ठीक है, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न भारत के लोगों को, युवाओं को जोड़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम पोर्टल को यहाँ पर शुरुआत किया गया है। ठीक है, गंजाम केवड़ा क्या है भाई, तो गंजाम केवड़ा ना एक तेल है जो कि पैदा कहाँ पर होता है, उड़ीसा में। ठीक है, गंजाम केवड़ा एक सुगंधित तेल होता है जिसकी बहुत सारे यूजेस होते हैं, उसके अपने अपने यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो गंजाम केवड़ा उड़ीसा का एक फेमस तेल है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ आप लोग आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर समाप्त होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं, इसकी क्वेश्चन नहीं दिया था होमवर्क, ये क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ये पूरी सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट से पूरा पीटी 365 पढ़ करके आप लोगों को क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, जितने फ्री टाइम के एस्पिरेंट है, जितने प्री टेस्ट सीरीज के दोस्त हैं, जितने बाकी यूट्यूब पर व्यूअर्स हैं जो कि हमारे फ्री इस वीडियोस को देखते रहते हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रिव्यू जरूर देना। आई होप कि आप सभी एग्जाम के लिए बहुत कॉन्फिडेंस होकर के, बहुत उत्साहित होकर तैयारी कर रहे होगे। अगर आपको इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कोई भी समस्या आती है, आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, और आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी इश्यूज होगा, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये हम लोग प्रीलिम से पहले 2023 के सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। एक फ्री इनिशिएटिव है, एक बहुत ही मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना हम लोग करने का प्रयास करें। तो अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको बातचीत करने की आवश्यकता महसूस होती है और आपको प्रेशर फील होता है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।